क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो थ्योरी है उसको तेजी से रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसका एडवांटेज क्या है, तो ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं वाटर करंट से। वाटर करंट क्या होता है, वाटर फ्लो हो रहा होता है तो उसको कहते हैं वाटर करंट है। रुका हुआ वाटर रहता है तो क्या कहते हैं, वाटर करंट है। नहीं, जब वाटर फ्लो होता है तब कहते हैं कि वाटर करंट है। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से बनता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कितना है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो किसी भी कंडक्टर से अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, सो इट विल बी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकली देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज टी टाइम में किसी कंडक्टर में चार्ज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, तो अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा टी टाइम में, यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं कि यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में क्यू बाई टी चार्ज फ्लो करेगा, है ना। क्यू बाई टी चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये क्यू बाई टी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई। और इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट भी है। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखिए चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो चार्ज का यूनिट हमने कूलम्ब लिख लिया, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड ये यूनिट हो गया करंट का। करंट का यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकंड। इसी का नाम हमने एम्पियर रखा है। एम्पियर बहुत बड़े आंद्रे मैरी एम्पियर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा करंट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टॉपिक में, इसलिए उनके नाम पे हम लोगों ने करंट का यूनिट रखा एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। अब ये जो चार्ज Q है ये करंट के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है, जनरली एक कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्या फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है। तो मान लीजिए कि किसी टाइम t में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q चार्ज कहीं से उठा के थोड़ी लाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा। 1000 2000 10000 20000 कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया होगा तभी तो कहेंगे अच्छा इतना चार्ज पास किया। तो वो Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पास किया तो कितना चार्ज पास किया, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना पास किया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पास किया तो कितना चार्ज पास किया, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। तो अगर n इलेक्ट्रॉन पास करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, और हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है, तो टोटल चार्ज जो पास करता है वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू NE। और इसको यहां पे पुट कर सकते हैं, I का दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं I इक्वल्स टू NE बाई T। या आप सेपरेटली ऐसा कर लें कि Q पहले निकाल ले NE का यूज करके, और उसके बाद Q का वैल्यू यहां पे पुट करके करंट निकाल सकते हैं। यहां पे ध्यान रखना है ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। सो अब ध्यान से देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आती है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, वो उसके डेफिनेशन की बात कर ली। अब डायरेक्शन ऑफ करंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी, उस समय
हम लोग को ये नहीं पता था कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया जा चुका था। तो पॉजिटिव क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, तो लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन ले लिया, और इसीलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट मूव करेगा। तो अब कन्वेंशनली हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को सेम रखा जो पहले से चलता आ रहा था। हमने ये कह दिया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, एंड हेंस क्या कंक्लूजन निकलता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो या तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लेंगे या नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट की बात। कभी कभी करंट जो है वो बहुत छोटा अगर अमाउंट हो तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी मेजर होता है। तो मिली एम्पियर में मेजर होगा तो उसको एम्पियर से कैसे रिलेट करेंगे, 10 टू द पावर -3 से, और माइक्रो एम्पियर में मेजर होगा तो उसको 10 टू द पावर -6 से एम्पियर के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने 1 कूलम्ब पर सेकेंड को 1 एम्पियर कहा है, तो यहां से जैसे ही ऐसा कुछ भी रिलेशन आएगा पूरे फिजिक्स में आप देखिएगा कि एक डेफिनेशन निकल के आ जाता है। ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या कहेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। मतलब आप चार्ज को भी 1 कूलम्ब ले लो और टाइम को भी 1 सेकेंड ले लो, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अच्छा, तो यहां से डेफिनेशन निकल के आ जाता है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, then current through the conductor is said to be 1 ampere. I repeat, when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then current through the conductor is said to be 1 ampere. ये बेसिक डेफिनेशन है, पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए और एक दो बार दिमाग में सोचिए। इमेजिन करिए कि एक कंडक्टर है, उसमें एक कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, अरे पास हो गया, 1 सेकंड में पास हो गया, तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। बस इसी को ध्यान में रखिए और इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कॉपी में, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 एम्पियर क्या होता है। सिंपली 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर करंट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है, देखिए हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, अब दूसरा टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऐसे तो ये बहुत ब्रॉड चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 10th के लेवल पे हम लोग ये कंडक्टर दिखा रहे हैं जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग को मतलब है क्लास 10th में। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर में, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर या इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट है, तो इनके किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट हम लोग डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए कि हमने Q चार्ज को 1 से उठाया और 2 तक ले गए अगेंस्ट दिस करंट डायरेक्शन, या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं हम लोग, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नया टर्म क्या है, क्लास 12th में आपको पढ़ना है। तो जब हम लोग 1 से 2 तक Q चार्ज को उठा के ले जाते हैं तो ले जाने में हमको मेहनत लगता है, हमको वर्क करना पड़ता है। तो जो हम वर्क करते हैं 1 से 2 तक ले जाने में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में Q चार्ज को 1 से 2 तक ले जाने में जो वर्क करते हैं, अगर वो W है तो Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, W वर्क डन। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, W बाई Q। अगेन यूनिटरी मेथड, जैसे यहां किया था T टाइम में Q चार्ज तो यूनिट टाइम में Q बाई T चार्ज, उसी तरह से Q चार्ज को ले जाने में W वर्क तो यूनिट चार्ज को ले जाने में W बाई Q वर्क। और यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है।
तो V इक्वल्स टू W/Q। अब इसका यूनिट की बात करें, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कुलम्ब। सो इसका यूनिट हो गया जूल पर कुलम्ब, और इसी जूल पर कुलम्ब को हम लोग वोल्ट कहते हैं, और इसको भी V से डिनोट करते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, कंफ्यूजन हो जाता है। इसका सिंबल वोल्ट V है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, और उसका यूनिट भी V है। ध्यान रखिएगा, यहां पे सिंबल I है, यूनिट A है, यूनिट एम्पियर है, करंट का सिंबल I है। लेकिन यहां वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं, तो उसका सिंबल भी V है और उसका यूनिट भी V है। तो अगर लिखेंगे 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे लिखेंगे तो V लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 50 वोल्ट, तो उसको भी V लिखते हैं, इसको भी V लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना यहां पे। अब यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही एक रिलेशन आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कुलम्ब। तो यहां भी डेफिनेशन की बात होगी, तो क्या कहेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, है ना, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क कर रहे हैं ना, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric circuit carrying current, the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt. I repeat, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric circuit carrying current, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 वोल्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। आगे और भी चीजों को देखेंगे, पहले इतना आप लोग कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे और साथ ही साथ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी तक करंट की बहुत सारी बातें हुई, उसमें हम लोगों ने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, करंट जहां फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक सर्किट है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर वो क्लोज्ड नहीं होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए कहीं से ओपन कर दे सर्किट को, कहीं से ब्रेक कर दे सर्किट को, तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। यही इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग सर्किट डायग्राम से शो करते हैं। हम लोग सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं यूजिंग द सर्किट सिंबल्स। जो सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्किट के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे सेल है, जरूरी है सर्किट के लिए, बिल्कुल जरूरी है। कनेक्टिंग वायर है, वो सर्किट के लिए जरूरी है। बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सब कुछ सर्किट के कंपोनेंट्स है। और उनको हम ड्राइंग करके हम लोग दिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि ड्राइंग करने में काफी समय लगेगा। तो सबके लिए हमने कुछ सिंबल निर्धारित किए हुए हैं, और वो सिंबल ही बताते हैं कि वास्तव में किस तरह से मतलब किस तरह से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक है स्विच, तो ये स्विच इस तरह से दिखाते हैं। ये इस केस में आप देखिए स्विच हटा हुआ है, कनेक्शन नहीं है, तो ये स्विच ऑफ का सिंबल है। और स्विच जब सटा दिए तो ये स्विच ऑन का सिंबल है। एक की होता है, प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं उसमें की होता है, वो भी स्विच का ही काम करता है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी ने तो दोनों के लिए ही, स्विच के लिए और की दोनों के लिए यही सिंबल यूज किया है। तो की जो है ओपन होगा तो ऐसा होगा, मतलब इसके अंदर हमने भरा हुआ नहीं है, और अगर भरा हुआ नहीं है तो ये ओपन है और सर्किट को ओपन रखा हुआ है, करंट फ्लो नहीं करेगा। वहीं पे भर दिए तो कनेक्शन हो गया और अब इसमें करंट फ्लो हो सकता है ऐसे सर्किट में। सेल इस तरह से दिखाते हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, बीच में गैप, तो उसको हम लोग
उसको हम लोग इस तरह से सेल से डिनोट करते हैं। उसके अलावा बैटरी क्या है, सेल का जो कॉम्बिनेशन है, सेल को इस तरह से कंबाइन कर देते हैं, सेल को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो बड़ा डंडा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहलाता है, और ये जो छोटा डंडा है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहलाता है। जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हो, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल अगले पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, ये इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन किया है सेल का। और जब सेल का ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। उसके अलावा बल्ब होता है, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे है ना, ऐसा गोला बना लेते हैं, ये बल्ब जैसा दिख रहा है। फिर रेजिस्टेंस, साधारण वायर को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, कनेक्टिंग वायर, और उसका रेजिस्टेंस हम लोग अज्यूम करते हैं कि 0 है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वायर दिखाना हो, मतलब इफेक्टिवली दिखाना हो कि ये रेजिस्टेंस इसके पास है, तो हम लोग उस चीज को इस तरह से जिगजैग टाइप से बना के दिखाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा ही बनेगा, उसको ऐसे एरो से क्रॉस कर देंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये सर्किट में क्या काम करता है, सर्किट में इसका क्या काम है, अगर हमको करंट बदलना हो सर्किट का, रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, रेजिस्टेंस बदल के करंट बदल सकते हैं। कैसे रेजिस्टेंस करंट को बदलता है वो आगे देखेंगे। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रियोस्टैट भी होता है, रियोस्टैट, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के 2 सिंबल्स हो सकते हैं, एक ऐसा सिंबल हो सकता है या दूसरा ऐसा सिंबल हो सकता है। इसका मीनिंग है कि हम लोग स्लाइड कर रहे हैं और स्लाइड करके रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा रहे हैं। स्विच और की का क्या काम है, स्विच वास्तव में हम लोगों को जैसा हमारा मन हो, अगर मन हो सर्किट को ओपन रखने का तो ओपन कर लिए, खींच दिए ओपन हो गया, फिर उसके अंदर घुसा दिए तो क्लोज हो गया, स्विच ऑन कर दिए क्लोज पाथ हो गया, स्विच ऑफ कर दिए ओपन पाथ हो गया। अब देखते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स लिख लें। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये 2-3 पॉइंट्स जो एमीटर के बारे में वो ध्यान रखते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग लोअर टर्मिनल या लोअर वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वोल्टमीटर पे। वोल्टमीटर भी एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अभी अभी हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, करंट भी पढ़ा, तो करंट को मेजर करता है एमीटर, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स बने हुए होते हैं। पॉजिटिव वाले एंड को हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले एंड को लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट सिंबल जो हम लोग को पढ़ना है वो है वायर ज्वाइंट। आपको दिख रहा है एक वायर पास कर रहा है, दूसरा वायर इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इस पॉइंट पे वायर ज्वाइंट हमने किया है। वायर क्रॉसिंग भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक वायर और दूसरा वायर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे बट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एनसीईआरटी में ये सारे दिए हुए हैं, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लें, एक हमने एक सैंपल लिया है सर्किट डायग्राम का, एक सैंपल लिया है। इसमें जो कनेक्शन है कुछ बेसिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट करके हमने दिखाया है। एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है। देखिए एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज क्या होता है आगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो उसको सीरीज कहते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं जैसे इसके अक्रॉस का हमको वोल्टेज मेजर करना हो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने यहां भी ये भी ध्यान रखा है कि हाइयर पोटेंशियल, यानी ये बड़ा वाला डंडा मैंने बताया
पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, तो इसके साथ ये प्लस कनेक्ट किया, ठीक है। अब नेगेटिव वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल वाले के एंड तरफ कनेक्ट कर दिया। उसी तरह वोल्टमीटर वाला भी पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट किया है ना, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट किया है। तो इस कनेक्शन का हम लोग को ध्यान रखना होता है। अभी की ऑन नहीं है, मतलब कि क्लोज्ड नहीं है। अब जैसे ही हम लोग वहां पे डॉट बना देंगे वो क्लोज हो जाएगा। और इसी सर्किट का यूज हम लोग कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ क्या है वो देखते हैं। पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट समझ लें। ओम्स लॉ कहता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू अक्रॉस द कंडक्टर। करंट थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, प्रोवाइडेड ऑल अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। स्पेसिफिकली टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कम करंट होगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ज्यादा करंट होगा। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स के हिसाब से ये है। इसके बाद आगे बढ़ के न्यूमेरिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, न्यूमेरिकली। और तब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए और इक्वल का साइन लाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं और उसको हम लोग यहां पे R से डिनोट करते हैं। ये R क्या है? R जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आप अगर R का वैल्यू देखेंगे तो इट इज V/I। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। एक गिवन वायर है, अब गिवन वायर में उस वायर का मटेरियल शामिल है, उस वायर का लेंथ शामिल है, उस वायर का एरिया शामिल है। तो ये तीनों चीजें हमें दी हुई हैं। एक गिवन वायर हो और वो वायर एक गिवन टेम्परेचर पे हो तो उस R का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इनमें से कुछ भी बदलेंगे आप तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। R जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। एंड इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक वायर कितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करता है टू फ्लो ऑफ चार्ज, कितना ज्यादा रुकावट पैदा करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है ओम है। क्या है? ओम। इसका सिंबल ये ओमेगा होता है, ओमेगा। 1 ओम मस्ट बी इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इसका यूनिट जानते हैं, इसका यूनिट भी जानते हैं। तो 1 ओम जो होगा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर है। तो यहां से फिर से एक डेफिनेशन निकल के आ जाता है। हाउ डू वी डिफाइन 1 ओम? डिफाइन 1 ओम। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर and 1 ampere of current flows through the conductor, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. When 1 volt of potential difference is applied across a conductor and 1 ampere of current flows through it, then resistance of the conductor is said to be 1 ohm. So यहां हमने definition देख लिया। अब क्या क्या फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो देख लें। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा ना, जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो कितना मोटा है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिस एरिया के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ये अगर कंडक्टर दिखा रहे हैं तो ये एरिया कितना मोटा है उस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया डबल हुआ, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A आता है।
और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इक्वालिटी के साइन को लाने के लिए हम लोग फिर से यहां एक कांस्टेंट लाएंगे और वो रो है। रो है, क्या है? रो, ग्रीक लेटर है रो। और इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी। लेकिन रेजिस्टेंस केवल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस बाकी दो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों फैक्टर्स कहां गए इस इक्वेशन में? लेंथ तो दिख गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिख गया, ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल यहां घुसे हुए हैं, इस रो के अंदर है। तो वास्तव में ये रो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और इस कारण से आर चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाए कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो वो केवल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये रो का जो एसआई यूनिट है वो क्या है वो देख लें। रो का अगर आप एसआई यूनिट निकालना चाहें तो रो जो होगा वो आएगा इक्वल टू आर इंटू एरिया अपॉन एल। तो आर यानी ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर करेंगे तो ओम मीटर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी उसका यूनिट हो गया ओम मीटर। और ये रेजिस्टिविटी ही डिसाइड करता है कि किसी मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे कि सेमीकंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी का रेंज है वो है 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6। जब रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा तो उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कह देते हैं। जैसे जनरली सारे मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं, उनका रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है। और ऐसा हम लोग चाहते हैं, अगर हम करंट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि लो रेजिस्टेंस रहे ताकि लॉस ऑफ एनर्जी कम रहे, वो कम रेजिस्टेंस लगाए, है ना, ज्यादातर वो फ्लो करने दे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो करंट का ट्रांसमिशन होता है उसमें या तो कॉपर वायर यूज होता है या कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम वायर यूज होता है। तो मेटल्स का यूज जो होता है ट्रांसमिशन में वो इसी वजह से होता है कि उनका रेजिस्टिविटी बहुत लो है। वहीं पे इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टिविटी है बहुत हाई होता है, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 16 या 10 टू द पावर 17 ओम मीटर का जो रेंज है वो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स का रेंज है। और बीच वाले जो है उनका मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है, उनका भी अपना एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल एलॉयज, एलॉयज जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, ना तो वो इंसुलेटर होते हैं और ना कंडक्टर, है ना, बीच में वो रेजिस्टर कह सकते हैं उनको, तो वो रेजिस्टर की तरह काम करते हैं। तो उनका भी अपना एप्लीकेशन है। ना तो हम चाहते हैं कि उनसे उनके थ्रू बहुत बढ़िया करंट फ्लो करे और ना बिल्कुल भी फ्लो ना करे, तो भी यूज नहीं होगा। तो उनका क्या यूज है, जैसे आपका रूम हीटर है या फिर आपका और भी बाकी हीटर जो यूज होता है, आयरन जो होता है, लॉन्ड्री आयरन जो है, उनका जो यूज होता है एलॉयज का उनमें यूज होता है। फिलामेंट वाले बल्ब में तो हालांकि मेटल यूज होता है। तो जहां हीटिंग इफेक्ट है ना वहां पे एलॉयज का यूज होता है। और एलॉयज का एक और स्पेसिफिक मतलब प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से भी वहां यूज होता है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो वो बहुत देर तक हीटिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं लॉन्ग लाइफ के साथ। बाकी बहुत कुछ इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। तब तक आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें।